आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 की मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो नए सिलेबस के हिसाब से एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 ही आपके सिलेबस में रह गई है, तो उनको हम ऑलरेडी कर चुके हैं खत्म। तो रह गई है मिसलिनियस एक्सरसाइज। और अगर मिसलिनियस एक्सरसाइज की भी अगर अपन बात करें तो इसमें भी कई सारे क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो चुके हैं। तो देखिए, नई बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपको पढ़ना है, लेकिन पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं तो कई सारी जो चीजें हैं जो डिलीटेड हैं वो भी आपको वहां पर दिखेंगी। तो उसकी टेंशन नहीं लेना है, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मतलब नई बुक और पुरानी बुक में कंपैरिजन मैंने किया है एक अलग वीडियो में, तो आप नई बुक और पुरानी बुक को कंपेयर कर सकते हैं। और अगर पुरानी बुक में से भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें टिक कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा अगर आपको अभी भी आपके सिलेबस से रिलेटेड डाउट है और अगर आप पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ऊपर भी मिल जाएगी। तो आराम से इसको देखिए, सिलेबस को समझिए, सब कुछ कवर्ड है, आपको सिर्फ ध्यान देना है अपनी पढ़ाई पर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, और अगर पुरानी बुक के हिसाब से अगर अपन बात करें तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 मिसलिनियस एक्सरसाइज का। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू दिस। तो अब ध्यान दो, यहां पर ये तो है आपका डोमेन और ये जो है ये है आपका कोडोमेन। समझ गया बात को? कोडोमेन क्या है? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब रियल नंबर से बिलोंग करेगा, लेकिन कहां से कहां तक? -1 से 1 के बीच की वैल्यू। और ध्यान दो, यहां पर जो है ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल मतलब कि -1 इंक्लूड नहीं है, 1 भी इंक्लूड नहीं है। तो क्लास 11th में जो ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ये अपन ने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। नहीं भी पढ़ा है तो क्लास 11th के वीडियोस में जाइए और वहां से आप इसको देख सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि -1 और 1 के बीच की जो सारी वैल्यूज हैं वो आपके कोडोमेन में आएंगी। ठीक है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अच्छा, हमको ये शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है, और फंक्शन क्या है आप देख पा रहे हैं, एक्स अपॉन यहाँ पर 1 प्लस मॉडुलस एक्स। अब मॉडुलस एक्स आ गया, वही हो गई दिक्कत, जबकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है तो मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं कर सकता। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर आपका जो फंक्शन है ये क्या है? फंक्शन जो है ये आपका रियल नंबर टू एक्स बिलोंग्स टू आर, लेकिन ये जो x है आपका ये -1, या फिर इधर अपन लिख लेते हैं ये x जो है ये -1 से 1 के बीच में है। समझ गए बात को? तो फंक्शन यहां से यहाँ डिफाइन है, और फंक्शन क्या है आपका? फंक्शन भी आप देख लो, फंक्शन जो है ये x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस एक्स। ठीक है, अब हमको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मॉडुलस जो होता है वो अलग वैल्यू के लिए अलग वैल्यू देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो ये पॉजिटिव एक्स देता है जब एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और ये नेगेटिव एक्स देता है जब एक्स इज लेस देन 0। यानी अगर एक्स पॉजिटिव है या 0 के इक्वल है तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और अगर एक्स आपका नेगेटिव है, 0 से छोटी वैल्यू है, तो ये नेगेटिव वैल्यू देता है। ठीक है, अब जैसे ही अगर ये चीज आएगी इस वैल्यू के लिए ये, इस वैल्यू के लिए ये, तो ये फंक्शन जो है ये हो जाएगा आपका ब्रेक, और फंक्शन ब्रेक होगा तो सीधी सी बात है यहाँ पर और कई सारे केसेस बनेंगे। ठीक है, 1 1 और ऑन टू के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 1 की। किसकी बात करेंगे? 1 1 की। लेकिन 1 1 की बात करेंगे किस कंडीशन में? जब x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। समझ गए बात को? और फिर इसके लिए अपना एक अलग केस बनेगा। तो यहां पर फॉर एवरी, देखो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो पैटर्न रहेगा वो सेम रहेगा, फंक्शन चेंज होगा तो कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। ठीक है, यहां पर फॉर एवरी x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है अपना? रियल नंबर। कोडोमेन क्या है? ये। ठीक है, रियल नंबर। इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, दिस इंप्लाइज, इफ दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2, तभी जाके आपका फंक्शन 1 1 होगा। लेकिन हमको ये चीज पता है कि जो फंक्शन है ये x की कुछ अलग वैल्यू के लिए अलग वैल्यू दे रहा है, कुछ अलग वैल्यू के लिए अलग वैल्यू दे रहा है। तो हम यहाँ पर पहला केस लेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, तो केस 1, ठीक है, समझ गए बात को? x की वैल्यू जो है ये 0 से बड़ी या इक्वल है, उसके लिए हमने यहाँ पर ये लिया हुआ है। तो सीधी सी बात, एक चीज ध्यान दो आप
कि ये जो फंक्शन है आपका, ये तो इधर तो सब कुछ एज इट इज रहेगा, चेंज होगा कहाँ, यहाँ। समझ गए बात को, चेंज होगा कहाँ, यहाँ, क्योंकि इसकी वैल्यू हम इसके हिसाब से लेंगे। तो जब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 तब इस मॉडुलस x की जगह पे हम x लेंगे, और जब x इज लेस देन 0 होगा तो इस मॉडुलस की जगह पे हम ये लेंगे। बस इतना ध्यान रखना है अपने को। चलो, सो यहाँ पर अपन ने क्या लिखा, फंक्शन क्या है, x अपॉन, सो यहाँ लिखा अपन ने x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस x की जगह पे x आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 1 लिया, और यहाँ पर x2 अपॉन 1 प्लस x2। समझ गए बात को, नहीं समझे, देखो ये फंक्शन है, इसको हमने एज इट इज लिखा क्योंकि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो x1 यहाँ लिखा और यहाँ x2 लिखा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर x1 x2 दोनों ही ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, उस कंडीशन में मॉडुलस x की वैल्यू पॉजिटिव x रहेगी, दैट्स इट। ठीक है, अब इसको अपन को सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा अपना, x1 प्लस x1 x2 इक्वल टू x2 प्लस x1 x2, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल होके यहाँ पर आ गया x1 इक्वल टू x2। सो यहाँ पर क्लियर है कि फंक्शन इस कंडीशन में है आपका 1 1। अब केस 2 की हम बात करते हैं। यहाँ पर केस 2 में हमने क्या ले लिया यहाँ पर कि x इज लेस देन 0, x1 भी और x2 भी इज लेस देन 0। अब जब x1 x2 दोनों ही लेस देन 0 होंगे, तो जब x इज लेस देन 0 तो मॉडुलस x की जगह पे हम लेंगे माइनस x, बिल्कुल इतना सिंपल है, तो इसकी जगह पे माइनस x ले लेना, दैट्स इट। सो यहाँ पर हमने लिया क्या, इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो यहाँ आ गया x अपॉन 1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू के लिए अपना जो x है वो नेगेटिव रहेगा। सो 1 माइनस एक्स, अब यहाँ पर 1 है तो 1 लगा दो, और यहाँ पर x2 अपॉन 1 माइनस x2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x1 माइनस x1 x2 इक्वल टू ये हो जाएगा x2 माइनस x1 x2, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। तो इस कंडीशन में भी फंक्शन इज 1 1। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि x1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो जाए, x2 इज लेस देन 0 हो जाए, तो बिल्कुल वो भी हम करके देख लेते हैं। ठीक है, केस 3। ठीक है, तो केस 3, हालांकि ये एप्लीकेबल नहीं होगा इसलिए हम इसको नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी शो करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमको बस समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है ये तो क्यों हो रहा है, और ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमने केस 3 लिया कि x1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और x2 जो है ये हमने ले लिया लेस देन 0। ठीक है, और फिर वही 1 1 शो करने के लिए हम क्या करेंगे, इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो सीधी सी बात है दोनों जगह फंक्शन हो जाएगा चेंज, किस हिसाब से, सिर्फ और सिर्फ चेंज कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा यहाँ पर, जब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है तो इस मॉडुलस की जगह पे ये पॉजिटिव x आ जाएगा, और लेस देन 0 के लिए यहाँ पर माइनस x आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर x1 अपॉन 1 प्लस x1, और यहाँ आ जाएगा x2 अपॉन 1 माइनस x2, क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस की जगह पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि x1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है और x2 लेस देन 0, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव x2 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया x1 माइनस x1 x2, यहाँ पर x2 प्लस x1 x2। अब आप एक चीज का ध्यान दो, यहाँ पर x1 एज इट इज, x2 को इधर बुलाएंगे माइनस का हो जाएगा, x1 x2 को वहां भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2x1 x2। ठीक है, अब ये कंडीशन क्यों सही नहीं है, ये इक्वल क्यों नहीं होंगे, मैं आपको समझाती हूँ। आप एक चीज ध्यान दो, x1 क्या है, पॉजिटिव, x2 क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है x2, समझ रहे बात को, थोड़ा सा मैं आपको करके बता ही देती हूँ इस चीज को, कि x1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू में से हम माइनस कर रहे हैं एक नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि x2 नेगेटिव है, ध्यान दो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, क्लियर यहाँ दिख रहा है, x2 नेगेटिव है। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू 2 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे क्लियर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव यहाँ आ जाएगी पॉजिटिव वैल्यू, इक्वल टू यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ये हो जाएगा माइनस का 2, एक मिनट, नेगेटिव के साथ 2 का अपना मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन आप खुद बताइए कि क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, समझ रहे बात को, तो यहाँ पर x1 इक्वल टू x2 वाली जो बात है वो तो दूर की बात है, यहाँ पर हमने जो ये कंडीशन फाइंड करी, यहीं पर हमने देखा कि एक पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती, तो ये चीज एप्लीकेबल ही नहीं है।
ठीक है। अगर इसका आप उल्टा भी करते हो, अगर मान लो इसका उल्टा भी करते हो कि यहाँ पर x1 इज लेस देन 0 और x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब भी इसी तरह की कोई कंडीशन आपको मिलेगी। तो सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो कंडीशन है ये तो ऐसी है कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए वन वन का जो डिसीजन है वो अपन कहाँ से लेंगे कि यहाँ से केस 1 से, और केस 2 से अपन ने देखा कि फंक्शन जो है ये क्या है 1 1। तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 फंक्शन इज 1 1। ठीक है, समझ गए बात को। अब अपन चलते हैं ऑन टू पे, ठीक है, ऑन टू की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर वही फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन अपना क्या है, -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1, मतलब -1 और 1 के बीच में, राइट, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू दिस, यहां पर क्या हो जाएगा f ऑफ x इक्वल टू y। फंक्शन क्या है अपना 1 क्योंकि देखो x आपका क्या है, x आपका मॉडुलस x है, तो ये नेगेटिव भी देता है और पॉजिटिव x भी देता है अलग अलग वैल्यू पे। तो यहाँ पर भी दो केस अपने बनेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं केस 1 की। केस 1 की बात करते हैं कि x इज ग्रेटर देन 0 तो y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, या इक्वल भी लगा दो। तो यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस x इक्वल टू वाई। इसको सॉल्व करोगे तो सॉरी 1 नहीं है यहाँ पे x है, सॉरी यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x ही लिखा था ना हमने, राइट, हाँ ठीक है। सो ये हो गया x/1 प्लस मॉडुलस x। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई। एक्स वाले टर्म्स अपन ने अलग कर लिए, ठीक है, और यहाँ से x कॉमन लिया तो 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई आ गया, और x इक्वल टू आ गया y/1 माइनस वाई। तो सीधी सी बात है, आप एक चीज का ध्यान दो यहाँ पर कि y क्या है, ग्रेटर देन 0। अब सीधी सी बात है आपकी -1 और 1 के बीच में 0 तो आता है, ठीक है, हमको पता है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ -1 है, यहाँ 0 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो आप एक चीज का ध्यान दो कि y इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, मतलब ये -1 के थोड़े से पहले से यहाँ तक की जो वैल्यूज हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो इन वैल्यूज के लिए अगर अपन बात करें, इन वैल्यूज की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखोगे आपको x क्या मिलना चाहिए, एक रियल नंबर, क्योंकि x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, ठीक है। तो ये बिल्कुल बिलोंग्स टू r होगा, ठीक है। तो मतलब फंक्शन ऑन टू होगा, ठीक है। और चाहो तो आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू आराम से रख के देखो, कोई भी नहीं, सॉरी, y इज ग्रेटर देन 0, सो यहाँ पर 0 से बड़ी लेकिन -1 से छोटी, सॉरी 0 से बड़ी, यहाँ सॉरी मैं इस तरफ चले गए, हाँ 0 से बड़ी मतलब कि 0 से बड़ी 1 से छोटी, पॉजिटिव 1 से छोटी लेकिन 0 से बड़ी, ठीक है, समझ गए बात को। सो यहाँ पर ये वैल्यू अगर आप रखते हो तो आपका काम बन जाएगा, समझ गए बात को। चलो, सो यहाँ पर अपन अब केस 2 की बात करेंगे, ठीक है। तो केस 2, x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0, क्योंकि y किसको बिलोंग कर रहा है अपना, ये अपने को दिख ही रहा है ना, कोडोमेन इसको बिलोंग कर रहा है ना, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना f ऑफ x इक्वल टू वाई, तो x/1 यहाँ आ जाएगा -x इक्वल टू वाई। तो x इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई, इस तरह बुलाएंगे x वाले टर्म को तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू वाई। दोनों में से अगर x कॉमन ले लो तो 1 प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू वाई। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये जो वैल्यू आई है y/1 प्लस वाई, तो यहाँ पर y क्या है आपका, y इज लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा मतलब कि नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर, ठीक है, इस केस में ये वाली वैल्यू आएंगी, केस 1 में अपनी ये वैल्यू आई थी, ठीक है। तो इसमें ये वाली वैल्यू आएंगी -1 से बड़ी और 0 से छोटी, समझ गए बात को, -1 से बड़ी और 0 से जो छोटी वैल्यू है ये वाली। इधर से आप कोई भी वैल्यू अगर यहाँ रखते हो तो आपको x जो है एक रियल नंबर ही मिलेगा, तो दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। सो फंक्शन इज ऑन टू, यहाँ पर भी ऑन टू है फंक्शन और यहाँ पर भी ऑन टू है। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि फंक्शन जो है ये अपना 1 1 भी है और ऑन टू भी अपन ने शो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हेंस फंक्शन इज 1 1 एंड
ऑन टू। ठीक है, तो देखो नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे हो ना तो टेंशन मत लो, जैसे ही हमारा ये चैप्टर खत्म होगा इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो यार ये क्वेश्चन मुझसे मत कराओ बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने जब हमारी एक्सरसाइज जो 1.1 है वो करी थी तब हमने किए थे। और सॉरी 1.1 नहीं, 1.2, क्योंकि इंजेक्टिव है। ठीक है, सो बिल्कुल स्टार्टिंग के क्वेश्चन बिल्कुल वैसे, तो इसको मैं थोड़ा सा फटाफट ही कर देती हूँ। इंजेक्टिव मतलब क्या होता है, 1 1, सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू, तो सिर्फ हमको 1 1 बताना है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इंजेक्टिव के लिए क्या होगा, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, तो कोडोमेन से तो कोई टेंशन है ही नहीं, हमको तो सिर्फ डोमेन देखना है, क्योंकि यहाँ पे इंजेक्टिव हमको बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, फंक्शन क्या है एक्स क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा x1 क्यूब, यहाँ हो जाएगा x2 क्यूब, और यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि x1 इक्वल टू x2 आ गया। ठीक है, सो हेयर f of x1 equal to f of x2 implies that x1 equal to x2, so function is injective, right? so इसमें ज़्यादा कुछ इतना नहीं था, ये तो फालतू में दे दिया। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, हालांकि थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं। और देखिए सीधी सी बात है, एग्जाम में आपको सेम टू सेम छपा क्वेश्चन तो कोई भी नहीं दे देगा, अगर दे दिया है तो वो आपकी किस्मत है, नहीं दिया है तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स से चेंजेस तो होते ही हैं यार। इस तरह के क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रही हूँ, इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। समझिए ध्यान से, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, हमारे पास एक सेट है x, इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, हम क्या ले लें, इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट, चलो हमने ले लिया 1 और 2, कोई ना कोई एलिमेंट है 1 2, या फिर अपन ने ले लिया a कॉमा b। ठीक है, अब इन्होंने आगे क्या बोला, कंसिडर p ऑफ x विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x। ये लाइन को समझना बहुत जरूरी है, क्या बोला जा रहा है, p ऑफ x जो है ये सेट है, लेकिन किसका, ऑल सबसेट ऑफ x, मतलब इस x के आप सबसेट्स बना लो पहले तो यहां पर हमने लिखा सबसेट्स ऑफ x, तो सबसेट बनाना अपने को आता है, a हो गया, b हो गया और a भी हो गया। ठीक है, अब ये है ना जो चीज यहाँ पर हमने ली है, जरूरी नहीं है आप भी ये लो, मैं सिर्फ इसलिए इस एग्जांपल को ले रही हूँ ताकि आप वर्ड्स को समझ सकें कि क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि हमारे पास एक सेट है, ये नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी मतलब कोई ना कोई एलिमेंट इसके अंदर है, अब वो एलिमेंट क्या है ये हमको नहीं बताया गया है। इसके बाद बोला कि ये पी ऑफ एक्स जो है ये भी एक सेट है, पी ऑफ एक्स जो है ना ये भी एक तरह का सेट ही है, लेकिन ये कैसा सेट है, इसमें क्या है, ऑल सबसेट ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो हमने एक्स के सबसेट बनाया, अब इन्हीं को अगर एक सेट के अंदर डाल दिया जाए तो वही है आपका पी ऑफ एक्स। तो इसके अंदर हमने डाल दिया कि इसके अंदर ये ए आ गया, इसी के अंदर ये बी आ गया, और इसी के अंदर ये आपका ए भी आ गया, और फाइ तो देखो सब जगह आता ही है क्योंकि ये एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, ये सभी का सबसेट होता है, राइट। सो ये हो गया। आगे क्या बोला जा रहा है, डिफाइन द रिलेशन आर इन पी ऑफ एक्स। देखो रिलेशन जो है ये p ऑफ x के लिए डिफाइन है, मतलब px टू px, मतलब यही आपका डोमेन है और यही आपका कोडोमेन है, मतलब ये जो है यही आपका डोमेन और यही आपका कोडोमेन। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है कि जो रिलेशन है वो किस तरीके से डिफाइन है, फॉर सबसेट्स ए बी इन पी एक्स। अब देखो यहाँ पर ये बोला है कि ये जो ए बी है ना ये इसी के अंदर है। ठीक है, फॉर सबसेट्स ए बी इन पी एक्स के अंदर कोई ए और बी भी हैं। ठीक है, लेकिन वो रिलेटेड किस तरीके से, ए रिलेटेड टू बी, ध्यान दो, ए रिलेटेड टू बी, मैंने आपको बताया था इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, तो क्वेश्चन में हमको ऐसे दिया है कि ए रिलेटेड टू बी, ए और बी रिलेटेड तभी होंगे इफ एंड ओनली इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पर रिलेशन दिया है, जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन है ये, मतलब उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, राइट। सो यहाँ पर अपने को रिलेशन दिया है, पी एक्स टू पी एक्स डिफाइन है, समझ गए बात को, और यहाँ पर बोला है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी।
तो हमको क्या बताना है आगे कि इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ पी एक्स। क्या रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों क्या है ये? अगर है तो जस्टिफाई करो आंसर को क्यों है। ऑब्वियसली अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीन हो गया तो हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ, कोई एक चीज भी नहीं हुई, तो बोल देंगे कि भाई ये चीज नहीं है इसलिए ये नहीं है। चलो करते हैं समझ के बात को। तो क्वेश्चन देखो पढ़ने में बड़ा अजीब सा लगता है, पहली पहली बार जब पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा अजीब ही लगेगा, लेकिन एक दो बार पढ़ लोगे ना तो इतना दिक्कत नहीं करेगा। जैसे कि अभी आपको समझ में आई गया होगा क्या चीज़ हमारे पास है और क्या नहीं है, तो पूरा घुमा दिया है क्वेश्चन को। चलो तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव, अब एक चीज आप बताओ, एक चीज आप बताओ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या जरूरी होता है कि भाई कोई भी एलिमेंट है सेट के अंदर उसका उसी से रिलेशन होना चाहिए, लेकिन रिलेशन भी कौन सा, जो अपने को यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो कि इसके अंदर, क्योंकि देखो ये जो रिलेशन है ये पी एक्स के लिए ही डिफाइन है, समझ रहे, तो ये पी एक्स के लिए डिफाइन है, तो इसके अंदर के सारे जो एलिमेंट हैं उनका डबलेट यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब आप बताओ क्या ए इज द सबसेट ऑफ ए? नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। बी इज द सबसेट ऑफ बी? नहीं होगा क्या? ऑब्वियसली होगा। तो सीधी सी बात है कि पावर सेट पी ऑफ एक्स, इसको हम पावर सेट बोलते हैं, एक्स के सारे सबसेट्स का सेट पावर सेट, ठीक है। तो अगर कभी पावर सेट भी बोलते तब भी समझ जाओ, यहाँ पे तो ऐसे ही बोल दिया था कि एक्स के जो सबसेट्स हैं उन्हीं का सेट पी ऑफ एक्स, लेकिन कभी पावर सेट भी बोल दिया जाए तब भी आपको समझ जाना है कि जिसका पावर सेट, एक्स का पावर सेट मतलब एक्स के इसके अंदर सारे के सारे ये सबसेट्स हैं, उन्हीं का ये सेट है, ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं तो भाई रिलेशन जो है ये पी एक्स के लिए डिफाइन है, तो सारे के सारे एलिमेंट जो हैं ये खुद ही से रिलेटेड होना चाहिए, ए से रिलेटेड, बी से रिलेटेड, सी से रिलेटेड, और सीधी सी बात है कोई भी एलिमेंट खुद का तो सबसेट होता ही होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो ये बड़े आराम से हो गया, ठीक है। सो क्योंकि रिलेशन यहाँ पर दिया उसी हिसाब से चलेंगे ना। सो यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, अपना जो डोमेन है वो क्या है, पी ऑफ एक्स, ठीक है। यानी सेट किसके लिए डिफाइन है, पी ऑफ एक्स के लिए, सॉरी डोमेन को डोमेन नहीं, किसके लिए डिफाइन है, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स के लिए डिफाइन है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, क्यों, क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। समझ गए बात को, ए इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। सो फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव। और आप चाहो तो ये जो मैंने ये स्मॉल ए लिया है इसकी जगह आप कैपिटल ए भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ये ए, ये ए, ये ए, और ये क्या हो जाएगा, ए इज द सबसेट ऑफ ए। सिंपल, समझ गए बात को। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की, ठीक है। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए। अब आप खुद बताओ, अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी है, ये ए है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो अब ऑब्वियसली बी बड़ा है, बी के अंदर ए आ रहा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बी ए के अंदर आ सके? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बी आपको दिख रहा है कि बी बड़ा है, बी के अंदर ए आ रहा है, तो ए के अंदर बी तो कतई नहीं आ सकता, तो यहाँ बात ही खत्म हो गई। सिमेट्रिक तो ये बिल्कुल भी नहीं है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, अब हमारा जो सेट है वो किसके लिए डिफाइन है, हमारे पावर सेट ऑफ एक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है कि ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी मतलब कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, बट बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इसलिए बी डज नॉट रिलेटेड टू ए। समझ गए बात को, कि सीधी सी बात है ए बी का सबसेट है तो बी ए का सबसेट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसलिए अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू ए नहीं है तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, सीधी सी बात है। समझ गए बात को, कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर यहाँ दिख रहा है अपने को ये, बट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर नहीं दिख रहा, बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो यहीं से आपको क्लियर हो गया कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं है, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है, बट हमारा काम है
पूरा करना। तो ट्रांजिटिव भी देखेंगे कि भाई ट्रांजिटिव भी ये है कि नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर ट्रांजिटिव देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया ए बी और यहाँ पर हमने एक और ले लिया एलिमेंट सी, ठीक है, यानी एक और सबसेट ले लिया सी, जो किसको बिलोंग कर रहा है, पावर सेट ऑफ एक्स को, ठीक है, समझ गए बात को। अब यार देखो ये तो सिंपल सी चीज है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ सी। तो आप खुद देखिए क्या ये ए आपको दिख नहीं रहा कि ये सी का सबसेट है, क्लियर दिख रहा है। यानी कि अगर ए और बी में रिलेशन है, बी और सी में रिलेशन है, तो ए और सी में रिलेशन यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव होगा ही होगा। समझ गया बात को। सो यहाँ पर लिखेंगे अपन क्या कि ए रिलेटेड टू बी, मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। बी रिलेटेड टू सी, मतलब बी इज द सबसेट ऑफ सी। देन हमको क्लियर दिख रहा है कि ए इज द ए रिलेटेड टू सी, क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ सी। चाहो तो छोटा सा फिगर बना लो कि ये हो गया ए आपका, ये हो गया बी आपका और ये हो गया सी। तो यहां से क्लियर दिख रहा है कि ए इज द सबसेट ऑफ सी, क्योंकि ए सी के अंदर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे सो फंक्शन इज सॉरी रिलेशन इज ट्रांजिटिव। समझ गए बात को। तो रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हियर फंक्शन इज नॉट सिमेट्रिक। सो अरे यार ये फंक्शन क्यों लिख रही हूँ, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, सो रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ गए बात को। सो देखा, देखने में बड़ा ही कैसा क्वेश्चन दिख रहा था आपको, बट ये निकला बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो गए, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। सो ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर अपन बात करें पुरानी बुक के हिसाब से तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो ध्यान से समझिए, हमको क्या बोला जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट दिस टू इटसेल्फ। अच्छा, हमको ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ये सेट टू इटसेल्फ, मतलब ये जो सेट है इसी का इसी से क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ ऑल ऑन टू, अच्छा हमको ये बोला जा रहा है कि कितने ऑन टू फंक्शन होंगे फ्रॉम दिस टू इटसेल्फ, मतलब ये जो भी सेट है, मान लो ये ए है तो ए टू ए की बात करें, ठीक है। फंक्शन मतलब कि अगर इसको हमने मान लो ए सपोज कर लिया, तो फंक्शन जो है ये ए टू ए डिफाइन है, और उस कंडीशन में जो फंक्शन है इसके ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताना है। तो अभी तक आपने क्वेश्चन कैसे किए कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, आपका इंजेक्टिव सरजेक्टिव, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो फंक्शन आपका सॉरी रिलेशन आपका इक्विवेलेंस है कि नहीं, इस तरह के। लेकिन अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको ये बोला जा रहा है कि फंक्शन जो है इस सेट की बात करें तो दिस टू इटसेल्फ, मतलब ये अगर सेट ए है तो ए टू ए डिफाइन है। अब हमको बताओ कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे। तो सबसे पहली बात सेट को ध्यान से देखो, सेट को आपने देखा ये क्या है 1 to n। अब ये n जो है ये कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर। तो सबसे पहली चीज हमने ये ले लिया कि ये हमारा सेट है सेट ए, जिसके अंदर एलिमेंट है आपका 1 2 3 4 एंड सो ऑन n तक, ठीक है। और फंक्शन जो है ये ए टू ए डिफाइन हो गया, इस सेट को हमने ए नाम दे दिया, क्वेश्चन में हमको कुछ दिया नहीं था तो हमने सपोज कर लिया कि ये जो सेट है ये ए है। अब हमको बोला जा रहा है कि आप बताइए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे। तो अब आप एक सीधी सी बात बताइए कि अगर ये मान लो हमारे पास 4 नंबर हैं 1 2 3 4, यहाँ पर भी है 1 2 3 4, और हमको बोला जा रहा है, देखो हमको बोला जा रहा है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हैं, मतलब हमको इनडायरेक्ट वे में बोला जा रहा है कि ये फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू का मतलब क्या है, कोडोमेन के सारे एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज प्रेजेंट है डोमेन में, समझ गए। और अगर मान लो गिनती के एलिमेंट है यानी फिक्स्ड एलिमेंट है ये, अब यहाँ पर आपको n दिख रहा है, आप बोलोगे n तो कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये जो है ये फाइनाइट नंबर है, यहाँ पर इनफाइनाइट हमको ऐसा नहीं बोला गया है कि 1 2 3 एंड सो ऑन, इसका मतलब इनफाइनाइट, बट n तक रोका गया है, मतलब n कोई नंबर हो सकता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर फाइनाइट नंबर है। अब अपन ने तो यहाँ पर ले लिए 1 2 3 4 4 नंबर ले लिए। अब हमको यहाँ पर ये क्लियर है कि अगर ये फाइनाइट नंबर है मतलब सबके लिए प्री इमेज है, ठीक है। कहने का मतलब ये फंक्शन पहली बात तो फाइनाइट है, ये सेट जो है ये फाइनाइट सेट के लिए, फंक्शन जो है फाइनाइट सेट के लिए डिफाइन है। दूसरी बात ये ऑन टू है, मतलब ये फंक्शन 1 1 भी होगा ही होगा। अब आप बोलेंगे कैसे,
तो अब आप एक चीज बताइए, आपके पास ये 4 एलिमेंट है और हमको बोला गया कि चारों के चारों एलिमेंट ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ के भी एलिमेंट जो है वो 4 ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पर भी 4 ही एलिमेंट है, ठीक है। और दूसरी चीज कि यहाँ का हर एक एलिमेंट जब ऑक्यूपाइड होगा तब तो ये फंक्शन होगा, तो ये तो हमको पता ही है। तो अब इमेज किसी की भी कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ के सारे एलिमेंट किसी ना किसी एक ही एलिमेंट से ऑक्यूपाइड रहेंगे, मतलब फंक्शन 1 1 भी है। समझ गए बात को? सो अब यहाँ पर ध्यान से समझो, इसको अपन हटा देते हैं, ठीक है, इसको अपन हटाते हैं। यहाँ पर अपन एक चीज लिखेंगे कि फंक्शन इज डिफाइंड ऑन अ फाइनाइट सेट, डिफाइंड on a finite set A and function is on 2, so it must be, यानी इसका 1 1 होना तय है, it must be 1 1, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर अपन इस तरीके से बात करें, यहाँ पर अपन ने 1 2 3 4 5 ले लिया, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 ले लिया। सीधी सी बात है, यहाँ डोमेन में जितने एलिमेंट है उतने ही को डोमेन में एलिमेंट है। तो अगर इसके लिए कोई एक प्री इमेज प्रेजेंट है तो अब सीधी सी बात है, इनमें से हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। अगर हम बात करें 1 की प्री इमेज की, तो यहाँ पर कोई ना कोई एक एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो n हो गया मान लो, यानी जितने भी ये हैं, ठीक है। तो यहाँ मान लो 5 एलिमेंट है। फिर 2 की अगर अपन बात करें तो बचे हुए कितने हो गए 4। तीसरे की बात करें तो ये हो जाएंगे 3, और फोर्थ एलिमेंट की बात करें तो बचेंगे 2 एलिमेंट, और फिफ्थ एलिमेंट की बात करेंगे तो यहाँ सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये अपना फैक्टोरियल बन रहा है, ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 5। और हमारे क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये जो एलिमेंट है ये n एलिमेंट है, तो बस यही की यही चीज एलिमेंट n के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी कि n, फिर अगले के लिए n-1, फिर अगले के लिए n-2, इस तरीके से चीजें चलेंगी, ठीक है। तो उसको अपन प्रॉपर वे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। तो इनको अपन हटा देते हैं, ठीक है। सो राइट, सो यहाँ पर एक अपन फिगर बना लेते हैं ताकि और अच्छे तरीके से आप समझ सकें चीज़ों को, ठीक है। ये हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन। यहाँ पर ने ले लिया एलिमेंट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन n तक। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन n तक। समझ गए बात को? अब अगर हम 1 की बात करें, सिर्फ 1 की, तो 1 के लिए प्री इमेज डोमेन में अगर अपन लेते हैं तो कितने एलिमेंट में से हम चूज करेंगे? n एलिमेंट में से, ठीक है। थोड़ा सही से लिखते हैं, प्री इमेज ऑफ 1 बिलोंग्स टू A कैन बी एनी वन एलिमेंट। बात समझे? यहां पर क्या हुआ कि इस 1 के लिए अगर हम प्री इमेज की बात करें तो इन n एलिमेंट में से कोई भी हो सकता है, रहेगा एक ही, लेकिन n एलिमेंट में से कोई एक हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम 2 की बात करें, प्री इमेज of 2 belongs to A can be any one of the, अब एक एलिमेंट तो एक की इमेज हो चुका, देखो 1 की इमेज कोई ना कोई यहां से चली गई, तो n एलिमेंट में से एक कम हो जाएगा, मतलब n-1 एलिमेंट बचेंगे, तो ये हो गया आपका n-1 एलिमेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से देखो, ये पहली लाइन हो गई पहली वाली, ये दूसरी। इसी तरीके से प्री इमेज ऑफ 3 belongs to A can be any element of the n-2 elements, ठीक है। सिमिलरली अगर अपन लास्ट एलिमेंट की बात करें जो कि अपना हो सकता है n, राइट, सो यहां लिखेंगे प्री इमेज ऑफ n belongs to A, ये क्या हो जाएगा अपना लास्ट एलिमेंट, एक ही बचेगा एलिमेंट 1 एलिमेंट, जो अपना आखिरी एलिमेंट रहेगा उसके लिए लास्ट एक ही एलिमेंट बचेगा, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ध्यान दो आप, तो पहले एलिमेंट के लिए n,
दूसरे के लिए n-1, तीसरे के लिए n-2 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक चलेगा 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये क्या हो गया आपका फैक्टोरियल n। समझ गए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस जो रहेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस ये रहेंगे आपके फैक्टोरियल n। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आई होप आपको सही तरीके से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 और पुरानी बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10। राइट, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, ए अपने पास ये सेट है, बी अपने पास ये सेट है, एफ कोमा जी। अच्छा, दोनों ही फंक्शन, देखो यहाँ पर दो फंक्शन का काम चल रहा है, एक फंक्शन एफ है एक जी है, दोनों ही ए टू बी डिफाइन है। ठीक है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये है और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स ये है। आगे बोला जा रहा है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ऑब्वियसली ए को बिलोंग करेगा। आर एफ एंड जी इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो देखिए हमको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो दोनों फंक्शन हैं ये इक्वल है या नहीं। तो देखो दो फंक्शन को इक्वल शो करना बड़ा ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करते हैं। सबसे पहले जो चीजें हमारे पास है वो लिख लो आप। आपके पास सेट ए है, एलिमेंट है आपके पास -1 0 1 2। ठीक है, उसके बाद सेट बी है, इसके एलिमेंट है आपके -4 -2 0 और 2। अब आपके पास दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है एफ और दूसरा फंक्शन है जी, दोनों ही आपके ए टू बी डिफाइन है। ठीक है, इसके बाद एफ ऑफ एक्स जो है ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसके बाद जो जी ऑफ एक्स है इसमें आ गया है आपका मॉडुलस एक्स माइनस हाफ -1। और ध्यान रहे कि दोनों के लिए ही एक्स जो है ये बिलोंग कर रहा है ए से। सीधी बात है, देखो दोनों ही फंक्शन ए टू बी डिफाइन है, तो दोनों के लिए जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, ए से आएगी। ठीक है, तो हमको सिर्फ शो करना है कि दोनों फंक्शन आपके इक्वल है कि नहीं, शो करना है या फिर बताना। अच्छा, दो पूछा है हमसे कि क्या ये इक्वल है, तो उसके लिए क्या करिए आप क्या करिए, ये जो x की वैल्यू है सारी की सारी, सीधी सी बात है x किसको बिलोंग करेगा, a को। तो इन सभी वैल्यू पर आप फंक्शन f की और g की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अगर इक्वल आती हैं तो फंक्शन इक्वल है, नहीं आती हैं तो नहीं है दोनों। और यहाँ पर ये हिंट में यही बोला गया है कि ये फंक्शन और ये फंक्शन तभी जाके इक्वल होंगे जब f ऑफ a इक्वल टू g ऑफ a और a बिलोंग्स टू a आर कॉल्ड इक्वल फंक्शंस। समझ गए बात को। तो यहाँ पर चलो करते हैं इसको शुरू। तो सबसे पहले हम f की बात करेंगे, तो f ऑफ -1 फाइंड करेंगे। f ऑफ -1, f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ 2, क्योंकि a से ही x की वैल्यू बिलोंग कर रही है। तो ये -1 का स्क्वायर और फिर फंक्शन में माइनस और x अपना -1। ठीक है, तो ये अपना माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 ये हो जाएगा 2। राइट, फिर इसके बाद f ऑफ 0 फाइंड करेंगे तो ये तो 0 ही आ जाना है। फिर f ऑफ 1 फाइंड करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 ये भी 0। और फिर f ऑफ 2 फाइंड करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 ये आ गया 2। समझ गए। तो ये हमने f के लिए फाइंड करा। राइट, अब हम फाइंड करेंगे g के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे g ऑफ -1। तो ध्यान दो ये है आपका g फंक्शन, यहाँ पर आपको -1 रखना है। तो ध्यान दो यहाँ पर अगर आपने -1 रखा तो -1 और -12 -3/2 मॉडुलस से बाहर आके +3/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे। अगर आप यहाँ -1 रखोगे, ध्यान दे रहे हो, -1 -1/2 कितना हो गया 3/2, लेकिन माइनस का 3/2, लेकिन मॉडुलस से बाहर आके ये हो जाएगा +3/2। तो यहाँ पर अगर आप 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, 3 - 1 यहाँ आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, इसके बाद g ऑफ 0, तो यहाँ अगर आपने 0 रखा तो ये आ जाएगा हाफ, माइनस का मॉडुलस से बाहर आकर भी +1/2, तो 2 × हाफ इससे कैंसिल और 1 - 1 ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, फिर g ऑफ 1 फाइंड करेंगे तो सीधी सी बात है 1 - हाफ ये क्या हो जाएगा हाफ, यहाँ बचेगा पूरे में हाफ, इधर से ये कैंसिल 1 - 1 ये आ गया 0। फिर g ऑफ 2 फाइंड करेंगे तो यहाँ x की जगह पे 2 रख दो, तो 2 - हाफ कितना हो जाएगा 3/2, तो ये आ गया आपका 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 3 - 1 ये आ गया 2। और आप बिल्कुल देख रहे हैं कि f ऑफ -1 g ऑफ -1 इक्वल आया है, f ऑफ 0 g ऑफ 0 इक्वल आया है, f ऑफ 1 g ऑफ 1 इक्वल आया है, f ऑफ 2 g ऑफ 2 इक्वल आया है। तो इससे ये शो होता है कि जो फंक्शन है आपका f और जो दूसरा फंक्शन है g ये दोनों ही इक्वल फंक्शन हैं।
तो ये क्वेश्चन इतना सिंपल था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन कि सिंस f of -1 equal to g of -1, f of 0 equal to g of 0, f of 1 equal to g of 1 और f of 2 equal to g of 2, so f of x equal to g of x. So yes, f and g are equal function. That's it. ओके, तो ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ओके हमको दिया है ए, ये सेट है, द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग दिस एंड दिस विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, और ये ऑप्शन दिए हैं भाई, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप कि जितने क्वेश्चन अभी तक किए हैं ये क्लियर तरीके से समझ में आपको आ गए होंगे। और देखिए फिर से मैं यही कहूँगी कि अगर नोट कर रहे हैं वीडियो को पॉज करके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना है, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और उसकी कोई फी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। चलिए सो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले अपने पास सेट ए है, ए के एलिमेंट क्या है अपने पास 1, 2, 3, और ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग दिस एंड दिस, मतलब हमको नंबर ऑफ रिलेशन बताना है लेकिन उसमें ये दोनों होने चाहिए विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा, हमको ऐसा रिलेशन बताना है जो रिफ्लेक्सिव रहे, सिमेट्रिक रहे लेकिन ट्रांजिटिव ना रहे। ऐसे कितने रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन उनमें ये दोनों होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कोई भी रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, जिस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है। तो यहाँ पर ए के लिए रिलेशन डिफाइन है तो इसका ए क्रॉस ए फाइंड कर लो फटाफट से, कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है ना अपने को। चलो तो ए क्रॉस ए फाइंड कर रहे हैं फटाफट से, तो ये हो जाएगा 1 का 1 से 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1। अरे यार क्लियर नहीं समझ आ रहा ना, रुको। चलो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, इसके बाद 3 1 3 2 और ये आ गया 3 3। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है अपना, और इसके अंदर जो है सारे के सारे रिलेशन आ गए हैं। अब हमको ये बोला जा रहा है कि कितने रिलेशन ऐसे हो सकते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव रहे, सिमेट्रिक रहे लेकिन ट्रांजिटिव ना रहे, लेकिन कंडीशन ये है कि 1 2 और 1 3 इसमें होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो कि देखो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 और 3 3 तो यहाँ होना पड़ेगा। क्यों भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। रिलेशन किसके लिए डिफाइन है, सेट ए के लिए। ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं, तीनों का डबलेट होना चाहिए तो रिफ्लेक्सिव है, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। रिफ्लेक्सिव हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये ट्रांजिटिव भी हो गया। और दूसरी चीज ये कि हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 2 और 1 3 तो होना ही चाहिए, और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी होना ही चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने रिलेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 2 और 1 3 भी होना चाहिए, या फिर इनको हम थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं ताकि आपको क्लियर तरीके से समझ में आ सके कि 1 2 और 1 3 भी इन्होंने बोला है कि हमको चाहिए ही चाहिए, तो हमने लिख लिया। लेकिन आप ध्यान दो कि इतनी चीज़ों तक तो ये रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक भी था, लेकिन ये दोनों आए तो ये सिमेट्रिक अब नहीं रहा, क्योंकि 1 2 की सिमेट्री भी चाहिए, 1 3 की भी सिमेट्री चाहिए, क्योंकि बोला है ना रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होना चाहिए। तो यहाँ तक तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक था, लेकिन 1 2 और 1 3 की सिमेट्री भी तो चाहिए। तो 1 2 की सिमेट्री हम ले आते हैं 2 1 और 1 3 की सिमेट्री हम ले आए 3 1, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव हमको चेक करना है। अगर ट्रांजिटिव हो जाता है तो हमको कुछ इसमें ऐसा एलिमेंट डालना पड़ेगा जिससे ये ट्रांजिटिव ना हो, ठीक है, और नहीं हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो देखो, तो सबसे पहले हम 1 1 की बात करें तो ये 1 पे एंड हो रहा है, ये 1 पे स्टार्ट हो रहे हैं, दो एलिमेंट। ध्यान दो, ट्रांजिटिविटी चेक कर रहे हैं अपन यहाँ पर। ध्यान दो, सबसे पहले हम 1 1 की बात कर रहे हैं तो ये 1 पे एंड हो रहा है, 1 से स्टार्ट होने वाला ये है और ये है, तो हमने दोनों को इसके साथ ले लिया। अब 1 2 होना चाहिए, 1 2 है, 1 3 होना चाहिए, 1 3 है, तो ये ट्रांजिटिविटी के लिए पास हो गया। अब 2 2 की बात करते हैं। तो यहाँ 2 2, ध्यान दो ये 2 पे एंड हो रहा है तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन है, सिर्फ ये 2 1 है, तो यहाँ हमने लिख लिया 2 1। तो यहाँ क्या होना चाहिए, ये 2 पे एंड 2 पे स्टार्ट, तो 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 यहाँ पर है।
मतलब ये भी ट्रांजिटिविटी के लिए पास हो गया। अब बात करेंगे 3 3 की। सो यहाँ पर बात करते हैं 3 3 की। तो ध्यान दो ये 3 पे एंड हो रहा है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला सिर्फ ये दिख रहा है अपने को 3 1। सो यहाँ 3 1 ले लिया। अब ध्यान दो कि ये 3 पे एंड 3 पे स्टार्ट, तो हमको चाहिए 3 1। 3 1 यहाँ प्रेजेंट है, ये भी पास हो गया। अब बात करेंगे 1 2 की। सो देखो 1 2। अब ध्यान दो ये 2 पे एंड हो रहा है, 2 से स्टार्ट होने वाला एक तो ये है और एक ये है, तो दोनों के लिए अपने को चेक करना होगा यहाँ पर अपना 2 1 2। तो 2 पे 2 2 हो रहा है और 2 1 हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर 2 पे एंड 2 पे स्टार्ट, तो ये 1 2 होना चाहिए। 1 2 है क्या इसमें? बिल्कुल है। और 2 पे एंड 2 पे स्टार्ट 1 1 बिल्कुल है, मतलब कि ये 1 2 भी पास हो गया यार। अब 1 3 की बात करते हैं अपन। सो 1 3 की बात करेंगे तो ये 3 पे एंड हो रहा है, तो 3 से स्टार्ट होने वाले ये दो हैं 3 3 3 1। तो यहाँ हमने ले लिया 3 3 और 3 1। 1 3 के लिए इन दोनों के साथ चेक करना होगा। तो 3 पे एंड 3 पे स्टार्ट 1 3 होना चाहिए, है, ठीक है। 3 पे एंड 3 पे स्टार्ट 1 1 है, तो ये भी पास हो गया। अब 2 1 की बात करते हैं अपन। सो 2 1। तो ध्यान दो कि ये 1 पे एंड हो रहा है, तो 1 1 से स्टार्ट होने वाला ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो 2 1 के लिए 3 जगह हमको चेक करना होगा, 1 1 1 2 1 3। 1 1 1 2 1 3, क्योंकि ये 2 1 जो है 1 पे एंड हो रहा है, ठीक। अब ध्यान दो 2 1 चाहिए, 2 1 है क्या? 2 1 है, ठीक। फिर ये 2 2 तो है ही, और ये तो 2 3 2 3 2 3 नहीं दिख रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे अपना काम बन गया। देखो 2 1 है, 1 3 है, बट 2 3 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो एक रीजन काफी है। अगर ट्रांजिटिव होने के लिए एक रीजन अपने पास है तो अपन बोल देंगे ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, इसके अंदर 1 2 1 3 भी है, और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये इस तरह का रिलेशन हमने बना दिया। लेकिन अब ऐसे ही रिलेशन और कितने यहाँ पर बन सकते हैं वो हमसे पूछा है। तो ये जो पूरी खिचड़ी हमने बनाई है यहाँ पर, इसको अपन हटा देते हैं, ठीक है। चलो, सो अब ये जो एक रिलेशन है ये तो अपने को मिल गया कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है, साथ ही इसमें 1 2 और 1 3 भी हैं, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम यूज कर चुके हैं यहाँ से। भाई इसी का सबसेट है ना रिलेशन, तो देख लेते हैं। देखो 1 1 गया, 1 1 गया, एक मिनट यहाँ टिक कर लेते हैं अपन। ये अपना 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, 2 3 नहीं हुआ, 3 1 हो गया, 3 2 3 2 3 2 भी नहीं हुआ, और 3 3 भी हो गया। सिर्फ दो एलिमेंट अपने यूज नहीं हुए, कौन कौन से? ये वाला, ये 2 3 यूज नहीं हुआ, 3 2 यूज नहीं हुआ। अब एक चीज का ध्यान दो, अभी हमने क्या देखा कि अगर 2 1 है, ठीक है, और 1 3 है, तो 2 3 होना जरूरी है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर आप मान लो यहाँ 2 3 ऐड कर देते हो, क्योंकि रिलेशन और हमको देखना है कितने बन सकते हैं, तो मान लो आपने यहाँ 2 3 ऐड कर दिया, थोड़ा सा रफली देखो, 2 3 ऐड कर दिया, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। दूसरी चीज कि अगर 2 3 आपने ऐड किया तो आपको 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है। क्लियर, हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि सॉरी सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक के लिए अगर आपने 3 2 ऐड किया तो 2 3 भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये सिमेट्रिक तो हो जाएगा, लेकिन साथ ही ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, जो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इससे ज्यादा और हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशन सिर्फ एक ही रहेगा, जिसमें 1 2 1 3 रहेगा, जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रहेगा और ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। इन सारी कंडीशंस के साथ सिर्फ एक ही रिलेशन रहेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है अपना, तो ये देखो आपका 17th क्वेश्चन है आपकी पुरानी बुक के हिसाब से, ठीक है। तो ए इक्वल टू 1 2 3 नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों होना चाहिए, साथ ही कंटेनिंग 1 2, साथ ही 1 2 भी इसमें कंटेन करना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं? तो सबसे पहली चीज तो सेट ए अपन ने लिख लिया, ठीक है। अब सीधी सी बात है, ए क्रॉस इसलिए फाइंड करेंगे क्योंकि ए टू ए अपना रिलेशन डिफाइन है, और ए क्रॉस ए फाइंड कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि भैया रिलेशन कितने कितने टाइप के, कितने सारे यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि ए क्रॉस ए का ही सबसेट होता है आपका रिलेशन। तो यहाँ पर वही पूरी चीज आ जाएगी आपका 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ठीक है।
फिर 3 1 3 2 3 3। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अपन ने फाइंड कर लिया ए का ए से, क्योंकि ए के लिए ही अपना रिलेशन डिफाइन है। अब यहाँ पर बात हो रही है किस चीज की, रिलेशन की, कि रिलेशन जो है ये इक्विवेलेंस होना चाहिए, साथ ही इसमें 1 2 भी होना चाहिए ही चाहिए, ये अपने को यहाँ पर बोला जा रहा है। तो सबसे पहली चीज, तो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी है, 1 1 2 2 और 3 3। तो ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, मतलब इक्विवेलेंस तो हो गया। लेकिन इन्होंने बोला है कि 1 2 भी इसमें होना चाहिए, तो 1 2 तो अपने को रखना ही पड़ेगा। तो 1 2 को अपन अलग कलर से इसको लिख देते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा अपने को बोला गया कि ये तो होना ही चाहिए। अब आप एक चीज बताओ कि रिफ्लेक्सिव तो ये इससे हो गया, लेकिन 1 2 अगर है और इसकी सिमेट्री 2 1 नहीं है तो काम नहीं चलना। मतलब कहने का ये हो गया कि यहाँ पर 2 1 तो अपने को यहाँ पर देना ही पड़ेगा, तभी जाके ये सिमेट्रिक होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। देखो यहां तक तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब था, लेकिन क्वेश्चन में बोला था 1 2 कंटेन करना चाहिए, तो 1 2 कंटेन किया, तो भाई इसकी सिमेट्री भी तो चाहिए हमको, तभी तो जाके सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पर अपन ने इसकी सिमेट्री भी दे दी। अब देखते हैं ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले 1 1 की बात करेंगे, तो ये 1 पे एंड हो रहा है, 1 से स्टार्ट होने वाला सिर्फ ये है, तो 1 2 होना है। इसके बाद ये 2 पे एंड हो रहा है, 2 2, और 2 से स्टार्ट होने वाला अपना 2 1 है, तो 2 1 होना चाहिए है। इसके बाद 3 3 की बात करें, तो ये 3 पे एंड हो रहा है और 3 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, तीसरे की जरूरत नहीं है, ये ट्रांजिटिविटी के लिए पास हो गया। ठीक है, हम बात करेंगे 1 2 की। 2 पे एंड हो रहा है, 2 से स्टार्ट होने वाला 2 1 भी है और 2 2 भी है, तो 1 1 होना चाहिए और 1 2 होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर देख रहे हैं 1 1 भी है और 1 2 भी है, कहने का मतलब ये जो है रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, साथ में इसमें 1 2 भी कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हो गया। अब बाकी और ए क्रॉस ए में क्या क्या चीजें बची हैं, देखते हैं क्या चीजें और हम डाल के इस तरह का कोई रिलेशन बना सकते हैं क्या। तो एक रिलेशन तो बन गया, चाहे तो इसको R1 नाम दे दीजिए। अब अपन बात करते हैं R2 की। ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में प्रैक्टिस बड़ी अच्छी होती है, दिमाग बहुत चलता है कि हाँ भाई अपने को इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, कैसे बन सकता है, इससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं। हालांकि है बहुत सिंपल से क्वेश्चन ये। ठीक है, सो अब बात करेंगे अपन किसकी, कि यहाँ पर क्या क्या चीजें यूज हो चुकी है। देखो 1 1 2 2 और 3 3 तो पहले ही हो गया, और 1 2 2 1 भी हो गया, तो 1 2 भी हो गया, 2 1 भी हो गया। अब देखें अपन बची हुई चीजें, 1 3 की बात करें, तो 1 3 की सिमेट्री हमको 3 1 भी डालनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। ठीक, अब मान लो आपने डाल दिया 1 3, ठीक, तो इसकी सिमेट्री 3 1 भी डालनी ही पड़ेगी। अब अगर हम चेक करें थोड़ा सा और आगे, तो यहाँ पर फिर से वही कहानी आ जाएगी कि 2 1 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, समझ रहे हो, 1 पे एंड 1 पे स्टार्ट, तो 2 3 नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं रहेगा, मतलब 2 3 यहाँ पर अपने को डालना पड़ेगा। समझे हमने क्या किया, ये जो चीजें ये हम ऑलरेडी यूज करके एक ऐसा रिलेशन बना चुके हैं, ये जो इक्विवेलेंस है और 1 2 जिसमें की है, और 1 2 को यहाँ पर एक अलग कलर से लिख ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको बोला ही जा रहा है कि 1 2 तो कंटेन करना चाहिए, तो 1 2 बिल्कुल कंटेन कर रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो चीजें थी ये तो अपने पहले ही वाले रिलेशन में थी, अब हमने क्या किया यहाँ पर 1 3 और डाल दिया, क्योंकि हमको देखना कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो 1 3 की सिमेट्री चाहिए, तो हमने 3 1 डाल दिया। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, लेकिन अब ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों, क्योंकि आप देखो ये 1 पे एंड हो रहा है, ये 1 पे स्टार्ट हो रहा है, बट 2 3 हमको चाहिए, और 2 3 आप देखेंगे यहाँ कहीं पर भी नहीं है, तो हमको 2 3 यहाँ डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा, ट्रांजिटिव होने के लिए। लेकिन सीधी सी बात है कि अगर 2 3 आप डालोगे तो ट्रांजिटिव हो गया, बट सिमेट्रिक नहीं रहा, तो 3 2 हमको डालना पड़ेगा, 3 2 भी डाल दिया। अब अपन देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ये ट्रांजिटिव भी हो गया, और इसमें 1 2 भी कंटेन कर ही रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या इसमें और क्या चीजें बची हैं। तो आप देखो हमारा 1 3 भी यूज हो गया, 3 1 यूज हो गया,
3 2 भी यूज हो गया, 2 3 भी यूज हो गया, तो बचा तो कुछ है ही नहीं। तो ये तो पूरा का पूरा अपना A क्रॉस A आ गया, मतलब और इससे ज्यादा अब रिलेशन यहाँ पर नहीं बन सकते, कहने का मतलब बस दैट्स इट। तो ये जो दो रिलेशन है, यही ऐसे दो रिलेशन है जो इक्विवेलेंस हैं और जो 1 2 को कंटेन कर रहे हैं फॉर दिस सेट। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा बी। हमारे ऐसे नंबर ऑफ जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये दो रिलेशन रहेंगे जो इक्विवेलेंस रहेंगे और जो कि आपका 1 2 भी कंटेन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 के साथ ही आपकी आज की क्लास जो है ये होती है समाप्त, साथ ही आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। ठीक है, तो मिसलिनियस एक्सरसाइज खत्म हो गई मतलब ये चैप्टर भी खत्म हो गया, लेकिन हमारे लिए ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ। अभी इस चैप्टर के हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, क्योंकि हमको मेन एग्जाम देना है, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे हम। साथ ही इसके जो रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा आपका सैंपल पेपर आया, सैंपल पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चन आपने देखे होंगे उस तरीके के क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे हर चैप्टर के हिसाब से। ठीक है, सो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करना है, और ध्यान रखिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।